सो है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि मैटर क्या है और उसका भौतिक वर्गीकरण सिर्फ हमने वर्गीकृत किया था। आज हम उसका डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के क्लास में हम ठोस, द्रव और गैस अवस्था देखेंगे। पहले बताइए कैसे हैं आप सब। आपको पिछली क्लासेस समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट में जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठोस क्या है, जैसे कि चलिए रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। आप बैठे हैं, मैनेजमेंट अपना हाथ ऐसे करके रखा हुआ, यही देख रहे थे, सिंपल सा एग्जांपल, ऐसे हाथ किया हुआ है। तो इसमें क्या है ना, इसमें डिस्टेंस कितनी है, कम है। ऐसे करके रखा है, ये डिस्टेंस कितनी है, कम है, दूरी कम है। अब जब दूरी कम है तो ये इसको आप ऐसे करिएगा तो क्या ये दूर दूर होगा, पास पास है। इसमें क्या है, इसके हमारे जो पार्टिकल कण है इसमें क्या है, पास पास सटे हुए हैं, है ना। उसी तरह से ठोस होता है। ठोस क्या है, ठोस है कोई भी ठोस वस्तु, जैसे कि अब ये ग्लास हो गई, है ना, स्टील हो गया, ब्रिक्स हो गया, पत्थर हो गया। इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। ऐसा क्यों बोलते हैं, आयतन क्या होता है, जो स्थान घेरता है। और आयतन जैसे इतनी ईंट है, तो आप ईंट को रखेंगे तो वो निश्चित उसका जो है आयतन होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि ईंट को रखा और फैल गया, ऐसा नहीं है। वो जहां रखेंगे, जैसे रखेंगे बराबर अवस्था में वैसे ही पड़ा रहेगा। और ठोस है क्योंकि उसके उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर जो उसके फोर्सेज हैं, है ना, जो बल है अंतराणिक बल, वो अधिक होता है। अधिक तो होगा ही ना, कि जब वो पास पास होंगे तो अधिक होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ठोस होता क्या है। ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका निश्चित आकार, निश्चित आयतन और उच्च घनत्व यानी कि हाई डेंसिटी होती है। इसके कण आपस में मजबूती से बंधे रहते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे अगर मान लीजिए बस बस ले लीजिए, बस में बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है, तो आप उसको जब ये धक्का भी लगेगा तो क्या कोई गिरेगा, नहीं गिरेगा, सब आपस में ही जुड़े रहेंगे। ठीक है, दैट्स इट। फिर आगे हम देखते हैं कि सॉलिड, इंग्लिश का डेफिनेशन देख लेते हैं कि सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनिट शेप, definite volume and high density with tightly bonded particles। ठीक है, ये देखिए, इसमें मैंने फिगर में शो करा हुआ है कि, है ना, यहाँ पे हम इंटरमॉलिक्यूलर ये देख रहे हैं। देखिए इसमें डिस्टेंस कम है ना, दूरी कम है। ये होता है एक इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर बल यानी फोर्स। ये ठोस में क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अधिक होता है और डिस्टेंस कम होता है। जाहिर सी बात है कि अगर पास पास कोई चीज है तो इसमें बल अधिक होगा, लेकिन दूरी इसमें है नहीं है, नहीं है दूरी। बस वही चीज है कि ठोस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अधिक होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होती है। ठीक है, जैसे मैंने ये ले लिया पास पास, ये जो कण है, ठीक है, ये दूर कण है, तो इसमें क्या होगा, ये द्रव के लिक्विड के होंगे, इसमें डिस्टेंस क्या होगी, अधिक होगी, है ना। ये डिस्टेंस क्या है, अधिक है, दूरी अधिक है। और इसमें फोर्स, फोर्स क्या है, फोर्स इसमें कम होगा ना, कम होगा। ठीक है, ऐसे ही हम समझेंगे। वो जितना कठोर है, ठीक है, उसमें उतना आकर्षण बल है, जितना कठोर है। ठीक है, और उसका क्या है कि आकर्षण बल अधिक होने के कारण, बहुत ज्यादा आकर्षण बल जिसमें रहेगा उतना कठोर रहेगा। और बर्फ का टुकड़ा, इसमें क्या होता है कि जल के अणुओं का एक स्थिर व निश्चित ठोस जाल, ऐसे करके रखते हैं ना। ये रियल लाइफ एग्जांपल है। तो लोहे की प्लेट को देख लीजिए, अधिक ठोस है। बर्फ के टुकड़े हैं, उसमें भी उसके कण क्या है, पास पास है, एक जाल बना लेते हैं, तब जाके बर्फ का स्वरूप लेते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पानी क्या है कि पानी हो गया लिक्विड, लिक्विड फिर उसके बाद और द्रव गैस में आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि ये जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा, वो वस्तु ठोस है। बस इतनी सिंपल सी बात है। आगे देखेंगे कि हमारा जो लोहे की कील है, बर्फ का टुकड़ा है और इसका एक जाल होता है। बर्फ का टुकड़ा क्या होता है कि जल के अणुओं का एक, बर्फ का टुकड़ा, अगर आपको डिफिनेशन पूछेगी बर्फ का टुकड़ा क्या है, सिंपल सी बात है, तो इसमें कह दीजिएगा कि जल के अणुओं का एक स्थिर व निश्चित ठोस जाल। ठीक है, जल के कणों का एक निश्चित व स्थिर ठोस जाल। देखिए मैं ये जो क्लास बनाती हूँ ना, सिर्फ एनसीईआरटी नहीं है, मेरे भी नोट्स हैं, ये पीजीटी
टीजीटी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बेस्ट है। मेरे पास उतने साधन नहीं है, मैं मोबाइल से अभी वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंटेंट में कोई कमी है। हो सकता है मेरे समझाने के तरीके में थोड़ा सा हो चेंजिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मैं मटेरियल दे रही हूँ ये बहुत ही यूनिक मटेरियल है। मैं पूरा एक एक चीज आपको डिटेल में समझाऊंगी ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आप इस नोट जो भी मैं नोट बनवा रही हूँ, आप अगर बस नोट्स भी बना लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे तो कोई भी कॉम्पिटिशन आप आराम से निकाल लेंगे एज रिलेटेड केमिस्ट्री, ठीक है। फिर इसके बाद ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या है? जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अधिक हो और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम हो, ठीक है। इतना हमने समझ लिया है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि इसके आंतरिक गुण क्या है। मुख्य विशेषता इसका हम लोग देख लेते हैं। कोर कैरेक्टरिस्टिक, निश्चित आकार, निश्चित आयतन और हाई डेंसिटी, ठीक है। डेफिनिट शेप, डेफिनिट वॉल्यूम और इसका घनत्व अधिक। सेकेंड हम देखेंगे कि अंतराण्विक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठोस की कणों के बीच प्रबल आणविक आकर्षण बल होता है जो कणों को एक जगह मजबूती से बांध कर रखता है, ठीक है। फिर सॉलिड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, दैट होल्ड्स पार्टिकल इन फिक्स पोजीशन, जो क्या करता है कि पार्टिकल को फिक्स पोजीशन में रखने का काम करता है। जिसे बल ज्यादा रहेगा तो ये कण स्थायी रहेंगे, ठीक है, इधर उधर नहीं जाएंगे। मान इधर से कोई दाब दे रहा है, इधर से दाब दे रहा है, हमको दबा रहा है ऐसे, तो ऐसे अगर अपने हाथों पर ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे तो हमारा क्या ये स्थिर रहेगा, नहीं इधर जाएगा ना उधर जाएगा। बस यही जो बल है ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है बात। अब हम देखेंगे कि इंटरमोलिकुलर जो है स्पेस क्या है, स्थान, वही डिस्टेंस स्पेस, ठीक है। तो मजबूत बल के कारण कणों के बीच अंतराणविक स्थान न्यूनतम होता है, ठीक है। यानी कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ स्पेस या डिस्टेंस कम होगी, यानी कि बल अधिक तो दूरी कम। बस अंतराणविक बल अधिक और अंतराणविक दूरी कम होगी। यह है ठोस का। तो ठोस का ओवरऑल अब फिर नीचे देख लेते हैं हम पहले। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मिनिमल। कणों की गति यानी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ठोस के ठीक है, ठोस के कण स्वतंत्र रूप से नहीं घूमते, वे केवल अपनी जगह पे कंपन करते हैं। जाहिर सी बात है स्वतंत्र नहीं होंगे, बंधे हुए रहेंगे, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जब बंधे हैं तो स्वतंत्र कहाँ होंगे, ये बंधा हुआ स्वतंत्र नहीं है, लेकिन ऐसे अपनी जगह पे कंपन करेगा। हम इसे जब टेम्परेचर देंगे ठोस को तो ऐसे कंपन करके ना इसके इलेक्ट्रॉन जो है कि ऊपर आते हैं, धीरे धीरे आते हैं, बहुत ज्यादा, तब जाके लिक्विड में चेंज होता है। और टेम्परेचर देते हैं तो फिर और इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इसकी कण होते हैं जो तब जब स्वतंत्र अवस्था में घूमने लगते हैं तो गैसीय अवस्था होती है। और टेम्परेचर देते हैं और अधिक, मतलब कि देते हैं हम सुपर हॉट स्थिति होती है तो जाके प्लाज्मा होता है। हम वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें हम इतना जानेंगे कि हमने ठोस के बारे में क्या जाना। ओवरऑल देख लेते हैं कि ठोस क्या है। आयतन आकार निश्चित होगा, घनत्व यानी डेंसिटी अधिक होगी, ठीक है। इसके कण एक एक जगह पे क्या करेंगे, गति करेंगे, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेंगे। अंतराण्विक बल अधिक होगा और अंतराण्विक दूरी कम होगी। बस इतनी सी बात है ठोस में। और एक बात हम जानेंगे कि रियल लाइफ एग्जांपल है, कोई भी ठोस पदार्थ ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, लकड़ी का गुटखा ले लीजिए, एक लोहे की कील ले लीजिए, बर्फ का टुकड़ा। क्या बर्फ का टुकड़ा का हमने क्या देखा, अच्छे से उसका डेफिनेशन भी जान लीजिए कि जल के ठोस अणुओं का जाल है। बस हो गया बर्फ। तो आज हमने इतना देखा। चलिए आगे देखते हैं द्रव अवस्था। अभी हमने जाना ठोस के बारे में, अब हम जानेंगे द्रव के बारे में, ठीक है। द्रव क्या है, लिक्विड है, जैसे पानी हुआ, दूध हुआ, ठीक है। हम इसको ऐसे देखेंगे कि इसमें कहा जाता है कि इसका एक अनिश्चित आकार होता है। जाहिर सी बात है कि जिस भी बर्तन में रखेंगे ये उसका आकार ले लेगा। अब दूध है, दूध को अगर आपने इतने बड़े पतीले में रखा है तो उसका आकार लेगा, उतनी दूरी स्थान ले लेगा। और आपने अगर ग्लास में दूध डाल दिया तो अगर ज्यादा दूध है तो भर जाएगा और कम दूध है तो उतना आधा रहेगा, ठीक है। वही दूध अलग अलग बर्तन में अलग अलग आकार ले लेगा, वही पानी अलग अलग बर्तन में अलग अलग आकार लेगा। इससे क्या होगा, उसका आकार अनिश्चित हो गया, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आयतन निश्चित इसलिए होता है क्योंकि जैसे अगर आपने आधा लीटर पानी लिया है
आधा लीटर पानी लिया तो आधा लीटर पानी का ही स्थान घेरेगा। ऐसा नहीं है कि 1 लीटर जितना हो जाएगा, बस आकार चेंज किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है कि जैसे उस पात्र का उतना ही आयतन घेरेगा वो, है ना, उतना ही आयतन, आधा लीटर का जो स्थान है उतना ही घेरेगा। इसलिए अगर आधा लीटर है तो आधा लीटर, 1 लीटर है तो 1 लीटर, बस उसका आकार चेंज हो जाएगा जब बर्तन के शेप के अनुसार, ठीक है, इतना समझ लीजिए। आगे हम देखेंगे कि एक इसके पहले ये देख लीजिए मुख्य विशेषताएं कि क्या है, अनिश्चित आकार और निश्चित आयतन, ठीक। डेफिनिट शेप, टिक्स कंटेनर शेप, किसी भी बर्तन में रखेंगे वो उसका आकार ले लेगा, एंड डेफिनिट वॉल्यूम। अब हम आगे देखेंगे कि अंतरारिक बल, इसमें क्या स्थिति रहती है। तो जाहिर सी बात है कि लिक्विड हम गिराएंगे और उतना दूर फैलता जाता है, तो इसमें क्या होगा कि अंतरारिक बल कम है, क्योंकि अगर वो अधिक रहेगा तो ये लोग बंधे रहेंगे। यही पानी जब बर्फ बन जाएगा तो वो ठोस में है, लेकिन यही पानी लिक्विड है तो वो द्रव में है। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। सिंपल सी बात समझ लीजिए कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी ये निश्चित आयतन में है और बर्तन का शेप ले पा रहा है, ठीक है। अगर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता या बिल्कुल नहीं होता तो ये बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में होते, वो प्लाज्मा स्टेट है। इसमें यही अंतर है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे क्या, इसका निश्चित आकार, अनिश्चित नहीं, सॉरी, इसका अनिश्चित आकार, निश्चित वॉल्यूम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लेकिन होता है, ठोस की तुलना में कम होता है लेकिन होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अधिक होती है ठोस की तुलना में, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हम जान ही गए कि क्या होती है, ठीक है। जो अणुओं को बांध के रखते हैं उसके बीच की, जो अणु, दो अणुओं के बीच की दूरी, ठीक है। अंतराणिक बल जो लगाए जाते हैं उनके बीच की दूरी कण में, वो हो गई इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। The intermolecular space between two particles is larger than solid. This gives particle some room to move past one another. ठीक है, ठोस की तुलना में कणों के बीच अंतराण्विक स्थान अधिक होता है, बिल्कुल सही बात है। कणों को हिलने डुलने के लिए थोड़ी जगह मिल जाती है। कणों को हिलने डुलने के लिए जगह तो मिलती है क्योंकि लिक्विड है, आप यहाँ गिराएंगे तो यहाँ से रेंगते रेंगते यहाँ चला जाएगा, लिक्विड हिलते रहता है। आप किसी भी बर्तन में डाल दीजिए, है ना, उसका आकार लेगा, जिस भी बर्तन में डालेंगे उसका आकार ले लेगा। आयतन इसका निश्चित होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अधिक होती है, ठीक है, दूरी अधिक होगी और बल कम होगा, अंतराण्विक बल कम होगा, अंतराण्विक दूरी अधिक होगी। बस इतना जान गए हम। आगे देखेंगे कि कणों की गति और तरलता, मूवमेंट एंड फ्लूइडिटी। तरलता, फ्लूइडिटी, तरल कितना है वो देख लेंगे हम। कण स्वतंत्र रूप से फ्लो यानी कि बह सकते हैं, इसलिए इसे तरलता यानी फ्लूइडिटी का गुण होता है। इसमें फ्लूइडिटी यानी तरलता का गुण होता है, जाहिर सी बात है। इनकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी यानी ठोस से अधिक होती है। हाँ, ठोस में गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कम होती है, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। यानी कि अगर हम अंतराण्विक बल अधिक जहां बढ़ेगा वहां पे काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और जहां पे हमारा दूरी अधिक होगी तो काइनेटिक गति भी, मतलब गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। ठोस में काइनेटिक एनर्जी कम होती है, गतिज ऊर्जा कम होती है, और द्रव में गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अधिक होता है। तो डिस्टेंस अधिक होगा तो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो कण है उनको मूवमेंट करने का मौका मिल जाएगा, दूरी होगी ना, कोई भी चीज दूर दूर है तो ऐसे हिल पाएगी, और ऐसे अगर पास में है तो ये क्या है, बल अधिक है तो दूरी कम है, और इसमें गति होगी नहीं होगी, आपस में कहाँ गति कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन आपस में ऐसे गति नहीं कर पाएंगे, हाथ दोनों बंधे हुए हैं, सिंपल सी बात है।
अब हम देखते हैं अगली अवस्था, तीसरी अवस्था हमारी गैसीय अवस्था। ठीक है, गैस की परिभाषा देखिए, हमने ठोस को थोड़ा सा टेम्परेचर दिया, द्रव में बदला, और अधिक टेम्परेचर दिया तो गैस में बदला। गैस की अवस्था क्या है, आइए देखते हैं। गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है। यह जिस बर्तन में रखी जाती है उसी को पूर्ण आकार और आयतन ग्रहण कर लेती है, उसी का पूर्ण आकार और आयतन ग्रहण कर लेती है। कैसे? जैसे आपने पानी रखा हुआ है ना, सिंपल सा है। पानी का एग्जांपल हम देखेंगे। पानी हमने बर्तन में रख दिया, नीचे से हमने आंच दी या टेम्परेचर दिया, तो वो क्या हुआ, भाप बन के। अगर ऊपर से आपने ढक दिया है ऊपर से, तो क्या करेगा, पूरे बर्तन में स्थान घेर लेगा गैसीय अवस्था में। ठीक है, पूरा बर्तन का आकार वो ले लेगा, इसलिए इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता। कि गैस इज द स्टेट ऑफ मैटर which has no definite shape and no definite volume, filling the entire available space of its container, ठीक है, यूनिफॉर्मली। आगे देखेंगे दोनों में मुख्य अंतर क्या है। इसमें अंतराण्विक बल, और इसमें क्या होता है कि कणों को आपस में, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, कि इसमें कणों को आपस में बांधने वाला आकर्षण बल गैस में नगण्य या न्यूनतम होता है। सही बात है। अगर इसमें बल होता तो क्या ये स्वतंत्र अवस्था में इसके कण घूमते? नहीं घूमते। गैस क्या है कि हवा है, हवा है ना, हवा गैस। तो क्या हम इसको बांध पा रहे हैं? नहीं बांध पा रहे हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में मूवमेंट कर रही है, सिंपल सी बात है। तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होगा, कोई बल नहीं, और इसमें दूरी बहुत, दो पास पास के कणों के बीच का खाली स्थान गैसों में अत्यधिक होता है, यानी कि बहुत ज्यादा है। जाहिर सी बात है स्वतंत्र अवस्था में है। बल अगर बिल्कुल नहीं है तो दूरी ही तो होगी, है ना। बस वही बात है। कहते हैं ना कि जैसे इस परिवार में कोई अगर मुखिया हो और वो बल थोड़ा सा गुस्सा टाइप में हो और अपनी चलाता हो, तो अक्सर वो परिवार जुड़ा हुआ रहता है। पता नहीं है, बहुत लोगों को नहीं पसंद आएगा, प्यार से या चाहे जैसे भी, वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देता है कि मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा हो, बंधे रहे, हमारा परिवार बंधा रहे। लेकिन जिस घर में बांधने वाला कोई नहीं है, कोई भी बल लगाने वाला नहीं है, उस फैमिली के लोग स्वतंत्र अवस्था में इधर उधर भटकते रहते हैं। सिंपल सी बात है, यही है सर। आगे देखेंगे संबंध, रिलेशन, कि आकर्षण बल जितना दुर्बल होगा कण उतने दूर जाएंगे और दूरी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, परिवार में आकर्षण बल समझिए, परिवार में जितना कम प्यार है, लोग दूर है ना। कोई बर्तन है, उसमें पानी रखा है और भाप बन रही है। कुकर कोई ले लीजिए ना, अगर आप कुकर की सीटी अगर सीटी नहीं दे रहा है या सीटी उसकी खराब है कुकर की, तो वो पूरा फट जाएगा। इतना इसका ये होता है कॉम्पिटिशन। ठीक है, एंड हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि अंतराण्विक इंटरमोलिकुलर फोर्स, वही अभी हमने देखा था उस स्लाइड में, कि इनके बीच जो है कणों का आकर्षण बल बहुत ही दुर्बल या नगण्य होता है, दूरी अधिक होती है। बल कम, दूरी अधिक, निम्न घनत्व, अनिश्चित आकार, अनिश्चित आयतन, अधिक संपीडितता यानी कि अधिक रेट ऑफ डिफ्यूजन, और ये कंप्रेसिबिलिटी, और कणों की गति क्या है, इसमें गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होगी। जाहिर सी बात है, कण अगर स्वतंत्र अवस्था में है तो इसकी गतिज ऊर्जा अधिक ही होगी। गैस के कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से अनिश्चित तथा स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और बर्तन की दीवारों से टकराव यानी कि दाब, प्रेशर उत्पन्न करते हैं। ये दाब वाली जब हम यूनिट कन्वर्जन देखेंगे ना, तो उसमें होता है ना कि ऐसे यूनिट कन्वर्जन में ऐसे इन्होंने रख दिया, तो इधर जो है कि कण और इधर दोनों साइड में कण क्या है कि उसमें ये ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। तो प्रेशर में हम देखेंगे कि कैसे उसका प्रेशर की यूनिट कन्वर्जन होता है, उसमें पूरा डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि गैस के कण क्या कहते हैं कि अनिश्चित दिशा में, किसी भी दिशा में अपना घूम रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो किसी भी दिशा में घूमेंगे, और वो क्या करेंगे कि उनकी कंप्रेसिबिलिटी अधिक होगी, वो उस बर्तन पर, उस पात्र पर दबाव देंगे, तभी तो कुकर फटता है। अगर उसकी सीटी खराब होती है और ऊपर जो लगी होती है वो खराब होती है तो फट जाता है बर्तन। किसके कारण? गैस के दबाव के कारण। ठीक है, हाई कंप्रेसिबिलिटी के कारण, हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन के कारण वो गैस, वो बर्तन फट जाएगा अगर बहुत ज्यादा देर तक हम वैसे ही बर्तन को टेम्परेचर देते रहे तो।
हाँ, अगर खुला है तो उसके कण जो है कि अनिश्चित दिशा में घूमते रहेंगे। अब हवा है, क्या हवा की कोई दिशा है? नहीं है, वो अनिश्चित दिशा में घूमते रहती है। ठीक वही चीज है। ये है, ये जो फिगर है ना, इसको देख लीजिएगा, बस वही है कि कण स्वतंत्र अवस्था में घूम रहे, दर्शाया गया है। ठीक है, आई होप आज की आपकी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। हमने क्या देखा? ठोस, अब हम पूरा ऑल ओवर समराई देख लेते हैं। ठोस क्या था? ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित था, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक था, इंटरमोलिकुलर जो है डिस्टेंस कम थी। ठीक है, गतिज ऊर्जा भी कम थी, डेंसिटी उसकी हाई थी। ये हमारा ऑल ओवर, और कणों की जो गतिज ऊर्जा भी कम थी और कंपन भी कम था, और उसके कण एक स्थान पर ही ऐसे कंपन करते रहते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं घूमते। ये हमारा हो गया ऑल ओवर ठोस। फिर हमने देखा लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड में हमारा आयतन निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है। आयतन मैंने बताया था आपको कि आयतन क्यों निश्चित है? क्योंकि हम जितनी क्वांटिटी में लेंगे वो उतनी ही क्वांटिटी में रहेगा, बस आकार के अनुसार वो उस बर्तन का आकार ले लेगा। ठीक है, इसमें फ्लूइडिटी पाई जाती है क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। ठीक है, बल कम होगा तो कण घूम सकते हैं, स्वतंत्र अवस्था में घूमते हैं लेकिन बहुत ज्यादा स्वतंत्र नहीं होते, कुछ बल होता है। इसीलिए पानी पूरी तरह से गैस की तरह हवा में तो नहीं उड़ता, इसलिए उसमें कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लेकिन ठोस की तुलना में कम होता है। उसके बाद हमने फिर उसमें देखा कि उसकी गतिज ऊर्जा ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, कण अगर गति कर पा रहे हैं तो गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है, जब बल कम लग पाएगा, दूरियां अधिक अधिक होंगी तो वो आराम से गति कर सकते हैं, बस इतनी सी बात है। अगर भीड़ हट गई है, लोग थोड़ी दूर दूर पे हैं तो आराम से चल फिर पाएंगे। जब भीड़ में होते हैं तो हमको चलने में दिक्कत होती है, सिंपल सी बात है। जब चलने में दिक्कत है तो ठोस है, चलने में कम दिक्कत है, थोड़ी दूर दूरी पे है तो हम गैस है, और एकदम अकेले खड़े हैं इधर उधर रैंडम कहीं भी, तो वो हो गया गैस। ठीक है, अब गैस का हमने देख लीजिए, ना तो आकार निश्चित, ना तो आयतन निश्चित, लो डेंसिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये हमने देखा। फिर उसके बाद इसका क्या हो गया कि अंतराण्विक बल नगण्य होता है, और दूरी, अंतराण्विक दूरी बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है, और कणों की गति, इसकी गतिज ऊर्जा भी बहुत अधिक होती है, कण स्वतंत्र अवस्था में घूमते हैं। ये हमारी होगी ऑल ओवर समराई। और एग्जाम्पल हम जानते हैं रियल लाइफ में, ठोस का कोई भी लकड़ी का गुटका हो गया, कोई भी ठोस बर्तन हो गया, ठीक है, पत्थर हो गया, ईंट हो गया, द्रव में हो गया पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, वनस्पति या जो भी हो गया, ये हो गया। और हमारा गैस में हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, हवा हो गई। ठीक है बात, अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे जब हम नेक्स्ट क्लास में हम इसकी जो 2 स्टेट है ना, वो एनसीईआरटी में नहीं दी गई, हम उसके बारे में डिटेल जानेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ एनसीईआरटी के साथ साथ मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन का तैयारी करवाएं तो उसमें प्लाज्मा स्टेट से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। जैसे डायरेक्ट अगर नहीं पूछता है तो उसमें ये पूछ लेता है कि कितने टेम्परेचर पे, या सुपर हॉट अवस्था, या फिर सितारे या सूरज जी इसका मतलब द्रव की कौन सी अवस्था में आते हैं, या क्या नाम दिया जाता है। तो वो सब हम जानेंगे अगली क्लास में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, आगे की क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय।